मैं प्रदीप एक बार पुनः आपके अपने परिवार शिक्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था, स्वर किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में पढ़ा, शब्द के बारे में पढ़ा, वाक्य के बारे में पढ़ा, और स्वर के जितने भी क्वेश्चन बनते थे लगभग सभी को हमने कंप्लीट किया था। स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, लेखन के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। इस वीडियो में, इस क्लास में हम आज व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि व्यंजन क्या होता है या फिर व्यंजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो पिछले क्लास में भी हमने व्यंजन की परिभाषा आपको बताई थी। तो व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसी को व्यंजन कहा जाता है। ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात बिना स्वर के वर्णों का निर्माण नहीं हो पाता है, उसी को व्यंजन कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास का वर्ण है। अब का वर्ण में आप देखेंगे कि आधा का रहता है, उसके बाद आपका छोटा आ रहता है। तो छोटा आ यहाँ क्या है? स्वर है, ये आपका व्यंजन है। तो इस व्यंजन का निर्माण किससे मिलकर बना है? स्वर के मिलने से ही बना है। तो आप कोई भी व्यंजन देखेंगे तो बिना स्वर का निर्माण नहीं होता। जैसे बा है, तो बा क्या है? इसमें आधा रहता है और उसमें छोटा रहता है, तब जाके पूरा व्यंजन बनता है, पूरा वर्ण बनता है। यानी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से व्यंजन का निर्माण होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं या व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो पहला जो भेद है व्यंजन का, उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद, उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। तो हम देखेंगे उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है और इसी को उदित व्यंजन भी कहते हैं। इसी को उदित व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा आपका भेद है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। टोटल 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे या है, रा है, ला है, वा है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपका ताला विषा है, जिसे हम बड़ा सा कहते हैं, षष्ठी सा है, जिसे मूर्धन्य सा कहा जाता है, छोटा सा है, जिसे दंत सा बोला जाता है, और हा है, हा को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है, हा को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। इसको ताला विषा बोला जाता है, इसे मूर्धन्य सा बोला जाता है और इसे दंत सा बोला जाता है। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन। तो 25 होती है, का वर्ग से लेकर के का वर्ग से पा वर्ग तक। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप देखेंगे 25 आपके स्पर्श व्यंजन में, 4 आपका अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। 25 4 29 4 33। अगर संख्या पूछता है तो 33 होता है, अगर भेद पूछता है तो 3 भेद होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन। इसे कहते क्यों? क्यों स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, या फिर वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, उदित व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो जैसे वर्गीय व्यंजन की बात करें, आप मैथ में पढ़े होंगे वर्ग की परिभाषा। वर्ग की परिभाषा क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाओं के मान क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जैसे 10 इधर है तो 10 इधर है, 10 इधर है, 10 इधर है। चारों भुजाओं के मान क्या है? आपस में बराबर है, उसी को वर्ग बोला जाता है। तो आप देखते होंगे जो का
चलिए देखते हैं इसे वर्ग कैसे कहा जाता है या वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो जैसे अका का वर्ग है, उसके बाद चा वर्ग है, फिर टा वर्ग है, फिर ता वर्ग है, इसके बाद आपका पा वर्ग आता है। अब का वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? का हुआ, खा हुआ, गा है, घा है और अंगा है। फिर चा वाले में चा है, छा है, जा है, झा है, या है। टा है, ठा है, डा है, ढा है, ड़ा है। फिर ता है, फिर था है, दा है, धा है, ना है। पा है, हा है, बा है, भा है और मां। तो हमने अभी आपको बताया कि वर्ग की परिभाषा क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो आप देखेंगे अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ भी आपको 5 वर्ड मिलते हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहाँ भी आपको 5 मिलेंगे। यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहाँ भी आपको 5 मिलेंगे। फिर ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ भी आपको 5 वर्ड मिलेंगे। मतलब 5 वर्ड इधर से, 5 वर्ड इधर से, 5 वर्ड इधर से, 5 वर्ड इधर से। तो चारों ओर से जो है 5 वर्ड आते हैं, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा होती है, इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा होती है, जीभ होती है, या मूल उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है, स्पर्श करती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब इसे उदित व्यंजन क्यों कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी जी का नाम आपने सुना होगा। किशोरीदास वाजपेयी जी कहते हैं कि स्पर्श व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है, जीवा के मूल उच्चारण स्थानों के टकराने से इनका ही उदय होता है। जीवा जो होती है ये मूल उच्चारण स्थानों से जब टकराती है तब जाके इनका उदय होता है, इसीलिए इसे उदित व्यंजन कहा जाता है। तो इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, उदित व्यंजन क्यों कहते हैं, या हमने जो है देख लिया। अब आगे बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। आप इसको जानते ही होंगे, इसे जो है पंचमाक्षर कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है, और इसी को ही अनुनासिक वर्ण बोला जाता है, अनुनासिक वर्ण भी बोला जाता है। पंचमाक्षर भी इसी को कहा जाता है और अनुनासिक वर्ण भी इसी को कहा जाता है। फिर बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण, यहां देख लीजिए परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है, स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ या है और यहाँ वाह है। या और वाह को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। या और वाह को अर्ध स्वर कहा जाता है। या और वाह को अर्ध स्वर कहते हैं। रा को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। रा को लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है। अब रा को लुंठित या प्रकंपित वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप रा का उच्चारण स्थान करते होंगे, आप खुद जो है ट्राई करिए अपने आप से, उच्चारण करेंगे, देखेंगे तो जीवा जो होती है, जीवा का जो छोर होता है, अगला भाग होता है, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। रा थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसीलिए इसे लुंठित कहते हैं। और प्रकंपित क्यों बोला जाता है? क्योंकि उच्चारण करने पर हमारे जीवा में कंपन होता है। उच्चारण करने पर हमारे जीवा में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, इसलिए इसको लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है। ला को क्या कहते हैं? ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और या वा को हमने आपको बता दिया, या और वा को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण कभी कभी हम स्वर की तरह भी करते हैं। इनका उच्चारण स्वर की तरह भी किया जाता है, स्वर की तरह प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद उष्ण व्यंजन क्या है या उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा में घर्षण पैदा हो, यानी बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो, उसी को उष्ण व्यंजन कहा जाता है। अधिक मात्रा में हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है
उसी को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो अगला भेद हमारा है हम उसको देखते हैं कि अगला भेद क्या है। तो अगला भेद है लेखन के आधार पर व्यंजन के भेद। लेखन के आधार पर व्यंजन के भेद। चलिए देखते हैं कि लेखन के आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। अगला जो भेद है लेखन के आधार पर व्यंजन के भेद। तो लेखन के आधार पर व्यंजन के 5 भेद होते हैं। 3 हमने अभी पढ़ ही लिया है। एक जो आपका होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन, चौथा जो आपका है संयुक्त व्यंजन। चौथा क्या है? संयुक्त व्यंजन। पांचवा जो आपका है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इसी को नवविकसित व्यंजन भी कहते हैं। 3 नाम आपको मिलते हैं द्विगुण व्यंजन का: उत्क्षिप्त व्यंजन, नवविकसित व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या इसको तो जानते ही हैं, स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। तो बात करते हैं संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं। आपका छ है, त्रा है, ज्ञा है और श्रा है। अब संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है इसे, तो देखते हैं, पहले परिभाषा देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण 2 व्यंजनों से मिलकर होता हो। ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियां जिनका निर्माण 2 व्यंजनों से मिलकर होता हो, उसी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो देखिए कैसे। छ का निर्माण जो होता है आधा का और मूर्धन्य सा से, त्रा का निर्माण आधा का और रा से, ज्ञा का निर्माण आधा जा इया से और श्रा का निर्माण आधा सा और रा से। तो इस तरीके से इन वर्णों का निर्माण होता है। देखिए ये भी आपका व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन। तो जब 2 व्यंजनों से, 2 व्यंजन से किसी एक व्यंजन का निर्माण हो, उसी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छ का निर्माण आधा का धन खट्टी सा से, त्रा का निर्माण त्रा आधा का धन रा से, ज्ञा का निर्माण आधा जा धनिया से, श्रा का निर्माण आधा सा धन रा से। एक बात केवल ध्यान रखिएगा, जो पहले आगे वाला वर्ण होता है वो सभी में क्या होता है? आधा होता है। आगे वाला जो वर्ण होता है, आगे वाला जो व्यंजन होता है, सभी में आधा होता है, इसके बाद पूरा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार आता भी है कि निम्न में से छ वर्ण का निर्माण किन किन व्यंजनों से हुआ है, किन किन ध्वनियों से हुआ, किन किन वर्णों से हुआ है। तो इस चीज को आप याद करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या नवविकसित व्यंजन क्या है। तो आपकी जो ढा है और डा है, क्या क्या है? ढा है और डा है। यही 2 वर्ण है जिसे 2 वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन या नवविकसित व्यंजन कहा जाता है। फिर अगला जो भेद है, हम अगला भेद पढ़ेंगे, देखेंगे कि आगे का भेद क्या है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे आपके एग्जाम में आता है कि संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, और एक आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो जो आपका ऊष्म व्यंजन होता है, इसी को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे हमने आपको परिभाषा में बताया भी था कि इन वर्णों का उच्चारण करने पर जो है जीवा काफी ज्यादा संघर्ष करती है, या हमारे मुख से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श संघर्षी किस व्यंजन को कहते हैं? जो 4 वर्ग का है आपका, इया को छोड़कर, इन्हीं को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो संघर्षी व्यंजन ऊष्म व्यंजन को, और 4 वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन इया को छोड़कर। तो आगे का जो भेद है, हम आगे का भेद पढ़ते हैं कि आगे के भेद में क्या क्या है। तो अगला जो भेद है आपका प्राणवायु, प्राणवायु या उच्चारण में
प्राणवायु या उच्चारण में मुख से निकली वायु के मात्रा के आधार पर, वायु के मात्रा के आधार पर व्यंजन। तो प्राणवायु या उच्चारण में मुख से निकली वायु मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका अल्प प्राण और एक होता है आपका महाप्राण। देखते होंगे आजकल विज्ञान में इन सभी जगह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दे देता है कि निम्न में से कौन सा वर्ड अल्प प्राण है, निम्न में से कौन सा वर्ड महाप्राण है। तो आजकल विज्ञान में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं या फिर महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अल्प प्राण में जो वर्ण आपका आता है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अब वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, जैसे हमने आपको ऊपर लिखा है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, मतलब यहां से यहां तक पूरा, और तीसरा यहां से यहां तक पूरा, और पांचवा यहां से यहां तक पूरा, ये सभी क्या है, अल्प प्राण। यानी का है, चा है, टा है, ता है, पा है, ये अल्प प्राण है। गा है, जा है, डा है, दा है, बा है, आपका अल्प प्राण है। अंगा है, या है, रा है, ना है, मा है, सब क्या आपके अल्प प्राण है। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। और इसमें जो आपका अंतस्थ व्यंजन आता है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, या है, रा है, ला है, वा है। इतने जो वर्ण आते हैं ये सभी क्या है, आपके अल्प प्राण है। तो कभी कभी संख्या पूछ लेता है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, मतलब 5 तिहाई 15 और 15 4 19, टोटल 19 वर्ण जो होते हैं आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। 19 वर्ण टोटल क्या है आपके अल्प प्राण है। अब आगे देखिए महाप्राण में बात करते हैं। तो महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो आपका यहाँ है, खा है, छा है, ठा है, था है और फा है। इधर घा है, झा है, डा है, धा है और भा है। ये सभी क्या है आपके महाप्राण। तो महाप्राण की बात करें, महाप्राण व्यंजन क्या होता है, महाप्राण व्यंजन। तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण में होता है। और आपका जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा वर्ण, सा, श, स, हा, ये 4 वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन के। और 10 यहाँ, तो कितना हुआ, 10 4 14, 14 जो वर्ण है आपके महाप्राण व्यंजन में होते हैं। 19 वर्ण आपके अल्प प्राण व्यंजन में होते हैं। अल्प प्राण का मतलब है जहां कम श्वास की जरूरत हो, जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम श्वास की आवश्यकता हो, उसी को अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण जहां ज्यादा सांस की आवश्यकता हो, जहां जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख से ज्यादा सांस की जरूरत पड़ती है, उसे महाप्राण कहा जाता है। देखिए याद करने का तरीका क्या है। तो आपने जो सोना बाबू होते हैं या आपकी जो गर्लफ्रेंड होती हैं, तो उनको जब आप मैसेज टाइप करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो उसमें आप जो है शॉर्ट फॉर्म का यूज ज्यादा करते हैं। तो इससे अल्प है, तो अल्प को हम ALP लिख दिए, पूरा अल्प ना लिख के डबल ALP ना लेकर के क्या लिख दिए, ALP लिख दिया, मतलब अल्प हो गया। तो ALP में आप देखेंगे 3 वर्ण होंगे। कितने होंगे, 3 वर्ण आ रहे हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा, इस तरीके से आप करिए। बाकी महाप्राण व्यंजन में आपके 2 वर्ण है, MP, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, MP है। तो दूसरा और चौथा, इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो शायद आपको याद रहे, नहीं तो कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा होता है। अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं कि अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा होता है कि महाप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा होता है। अगर आपको ALP और MP याद है तो आप इस तरीके से अपने आप में अंदाजा लगा सकते हैं कि ALP मतलब 3 वर्ण है, तो यहाँ 1, 3 और 5 होगा। MP में 2 वर्ण है, मतलब केवल 2 ही वर्ण आएंगे, दूसरा और चौथा आएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी ये हमारा याद करने का तरीका है, हमने आपको बताया है। अगर आप फॉलो करते हैं तो हो सकता है काफी दिन तक याद रहे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। फिर अगला भेद है, अगला हम देखेंगे। अगला भेद
व्यंजनों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन का विभाजन। तो यहां भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है घोष, घोष को ही हम सघोष कहते हैं, घोष वर्ण को ही हम सघोष वर्ण कहते हैं, और दूसरा आपका होता है अघोष, दूसरा आपका होता है अघोष। अघोष या सघोष किसे कहते हैं, जैसा कि हेडिंग में लिखा है व्यंजनों का विभाजन स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार, मतलब जहां वर्णों का कंपन ज्यादा हो, उच्चारण करने पर जीवा का कंपन ज्यादा हो उसी को घोष या सघोष कहेंगे, और जहां कंपन कम हो, कंपन क्या हो, कम हो, उसी को अघोष कहते हैं। ठीक, तो जिन्हें जब वर्णों का उच्चारण करने में जीवा कंपन ज्यादा करे उसी को घोष या सघोष वर्ण कहेंगे, और जिसमें कंपन कम हो उसे अघोष वर्ण कहेंगे। बात करते हैं सघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो घोष या सघोष वर्ण में आपका वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। इसी में आपका अंतस्थ व्यंजन भी आता है, अंतस्थ व्यंजन भी आता है। अंतस्थ व्यंजन जान ही रहे कौन कौन से होते हैं, या है, रा है, ला है और वाह है। और इसी में आपका ऊष्म व्यंजन का केवल हा आता है, ऊष्म व्यंजन का सिर्फ हा आता है, और बाकी जितने भी स्वर हैं सभी स्वर जो है वो भी क्या है, सघोष यानी कि घोष है। सभी स्वर जो होते हैं ये भी क्या है, घोष या सघोष है। अब अघोष की बात करते हैं कि अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और ऊष्म व्यंजन का, ऊष्म व्यंजन का तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंड सा। तो इतने वर्ण आपके अघोष में आते हैं और इतने वर्ण आपके घोष में आते हैं। बात करते हैं कितने वर्ण हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 तीन 13, 13 वर्ण क्या है, अघोष है। और यहाँ देखिए 5 से 15, 15 4 19, 1 20 और 11 31, 31 वर्ण क्या है, घोष या सघोष है। तो यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन बनता है, और अक्सर हमने देखा यूट्यूब में बहुत सारे लोग गलत बताते हैं। 2 तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्या में पूछ लेता है घोष या सघोष व्यंजन कितने होते हैं, घोष या सघोष व्यंजन कितने होते हैं। अगर व्यंजन पूछता है तो आपके व्यंजनों की संख्या केवल 20 होती है। अगर व्यंजन पूछता है तो 20 होती है। अगर घोष या सघोष वर्ण की बात करें, घोष या सघोष वर्ण की बात करें तो टोटल 31 होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अक्सर हमने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं गलत पढ़ा देते हैं, लेकिन जो सही है आप बुक में भी देखेंगे तो यही मिलेगा। घोष या सघोष अगर व्यंजन की संख्या पूछता है तो व्यंजन 20 होते हैं। घोष या सघोष अगर वर्ण की बात करता है तो 31 होता है। जैसे देखिए वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो तीसरा, चौथा, पांचवा और 15 वर्ण आपके यहाँ ये भी क्या है, व्यंजन है। और बाकी यहाँ 4 है, एक ए है, 5 और ये भी आपके क्या है, व्यंजन है। तो 15, 5, 20, यही 20 आपके व्यंजन है। अगर वर्ण की टोटल बात करता है तो स्वर भी उसमें आ जाता है, तो टोटल 31 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने व्यंजन आपको आज पढ़ाया। बाकी कोई चीज छूटा नहीं है, हो सकता है कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी छूटा होगा उसको क्लियर करवा देंगे। तो इस चीज को आप तैयार करिएगा। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा, और इस चैनल पे बने रहिएगा। आपको इसी तरीके से अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। हर सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे चलाया जाएगा। तो जो इस चैनल पर नए हो उनसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और प्यारा सा कमेंट देंगे। अगले वीडियो में हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।